अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीपीसी के सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे रिटन स्टेटमेंट। जब एक प्लेंट आ जाती है, दावा आ जाता है, तो उसका जवाब दावा कैसे लिखना है, क्या क्या कुछ जवाब दावा में लिखना है, कितने दिन का टाइम होगा, क्या कोर्ट परमिशन दे सकती है, क्या कुछ उसके अंदर आप निपे तुले अल्फाजों में भी लिख सकती हो, और क्या आपने वहाँ पर क्लैरिटी के साथ लिखना है। अगर कोई नया फैक्ट आ जाए तो उसको कैसे लिखना है, जवाबुल जवाब क्या होता है, जवाब दावा के बाद भी क्या कोई ऐसी वजूहात होती है जहाँ पर जवाबुल जवाब या और फर्दर प्रोसीडिंग की जा सके, उनको भी इन तमाम चीज़ों को कम्प्रीहेंसिवली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मज़ीद बरा मेरी छोटी सी फीस है, उसको ज़रूर फुलफिल कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दें। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। रिटन स्टेटमेंट। बेसिकली रिटन स्टेटमेंट तब आती है जब किसी शख्स के अगेंस्ट कोई दावा फाइल हो चुका होता है। बेसिकली रिटन स्टेटमेंट तब आती है जब किसी शख्स के खिलाफ कोई शख्स रिलीफ क्लेम कर रहा है, दावा फाइल कर दिया किसी ने, अपना हक मांग रहा है किसी के लिए, अपना हक मांग रहा है अपने के लिए किसी से, तो जिससे मांग रहा है वो फिर अपनी वजाहत में कि आया उसने ये हक उसको दे दिया था या नहीं दिया था, उसका ये हक बनता है या नहीं बनता, किन सूरतों में बनता है, किन ग्राउंड्स पर बनता है, उन तमाम चीज़ों को जब वो लिखेगा स्टेप बाय स्टेप, पैरा बाय पैरा वाइज, तो डेट इज़ कॉल्ड अ रिटन स्टेटमेंट। ऑर्डर 8 रूल 1, रिटन स्टेटमेंट द डिफेंडेंट मे एंड इफ सो रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट। डिफेंडेंट में, डिफेंडेंट भी कर सकता है, इफ सो रिक्वायर जब कोर्ट उसको हुक्म दे, नोटिस दे, तब भी वो कर सकता है। शेल एट और बिफोर द फर्स्ट हियरिंग और विद इन सच टाइम एज कोर्ट मे परमिट प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट ऑन हिज डिफेंस। पहली ही हियरिंग पर जैसे ही दावा आया उस वक्त भी, या जब कोर्ट टाइम दे उसको भी, तब तक, या जो कोर्ट टाइम दे उस टाइम के अंदर भी वो रिटन स्टेटमेंट सबमिट करवा सकता है। प्रोवाइडेड दैट द पीरियड अलाउ फॉर फाइलिंग द रिटन स्टेटमेंट शेल नॉट ऑर्डिनरी एक्सीड 30 डेज। 30 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं हो सकता। ये रूल 1 कहता है ऑर्डर 8 का। रूल 2, न्यू फैक्ट मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। न्यू फैक्ट, फॉर एग्जांपल मुद्दई ने दावा किया कि जी मैंने ए को, मुद्दई ने दावा करता है कि जी मैं मुद्दा ले जो डिफेंडेंट है उससे मैंने गाड़ी ली, उससे मैंने एक एग्रीमेंट किया, गाड़ी का 20 लाख रुपए के अंदर गाड़ी तय हुई, 10 मैंने दे दिया, 10 बकाया था, अब वो मुझे गाड़ी नहीं दे रहा, वो अपना दावा सबमिट करवा देता है। अब जो जवाब दावा है वो 10 लाख की तरफ या एडमिट या डिनाई, गाड़ी एडमिट या डिनाई, 10 लाख बकाया है एडमिट या डिनाई, गाड़ी देनी थी एडमिट या डिनाई, इनके ऊपर करने के बाद, स्पेसिफिकली लिखने के बाद, अगर डिफेंडेंट चाहे तो कोई नई बात भी लिख सकता है। लाइक डिफेंडेंट ये कहता है कि जी हमारा एग्रीमेंट हुआ था लेकिन उसके बदले में 10 लाख के साथ साथ इसने मुझे अपनी एक और गाड़ी देनी थी जिसको वो ये देने से इनकार कर रहा है। अब इसका जिक्र प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में नहीं किया, तो लिहाजा डेट इज कॉल्ड अ न्यू फैक्ट। तो न्यू फैक्ट के ऊपर जब दोबारा से जवाब आएगा तो वो जवाब कहलाता है जवाबुल जवाब। दावा, प्लीडिंग, उसके बाद जवाब दावा और फिर जवाबुल जवाब। जब एक नए फैक्ट को जवाब दावा के अंदर किसी नई बात को कहा जाए, जब उस पर प्लेंटिफ का जवाब आएगा तो वो जवाब कहलाता है जवाबुल जवाब। न्यू फैक्ट मस्ट बी स्पेसिफिकली एडेड। प्लेंटिफ किसी भी ऐसे नए फैक्ट को रेज कर सकता है जिसको प्लेंट के अंदर मुद्दई ने नहीं किया था, तो वहां पर नया फैक्ट भी अराइज किया जा सकता है। डिनायल टू बी स्पेसिफिक, इट शैल नॉट सफिशिएंट फॉर द डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट टू डिनाई generally the grounds alleged by the plaintiff, but the defendant must deal specifically with each allegation of fact of which he does not admit the true except damages। जरूरी नहीं कि जनरली डिनाइल किया जाए, यानी कि पूरे दावे ये जवाब लिखते हो कि मैं नहीं मानता जी, तो जनरली डिनाई नहीं करना, हर पैरे के आगे डिनाई करना है और उस डिनाई की स्पेसिफिक वजूहात देनी है। फॉर एग्जांपल पहले पैरे में मान लेते हैं मुद्दई लिखता है जी मैंने 10 लाख रुपए इसको दिया था, हमारा गाड़ी का एग्रीमेंट हुआ था, वो कहता है जी झूठ, 10 लाख इसने नहीं दिया था, इसने 10 लाख के एवज मुझे कुछ देना था जो कि इसने नहीं दिया, और हमारा गाड़ी का एग्रीमेंट इस सूरत में नहीं हुआ था, किसी और सूरत में हुआ था। तो इस तरह से वो उसकी वजूहात भी लिखेगा इनकार करने के बाद कि वजूहात क्या है। रूल 4, इवेसिव डिनाइल। इवेसिव कहते हैं टाल मटोल, हीले बहाने। जो डिनाइल होगा वो इवेसिव नहीं होगा,
वो प्रिसाइज होगा, परफेक्ट होगा, स्पेसिफिक होगा। मतलब वो जो इनकार कर रहा है, हाँ जी मैं कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, नहीं मानता, हाँ जी मैं नहीं मानता, देख लें जी आपकी मर्जी है, जैसे आप कह रहे हो वो कर लेते हैं, तो इवेसिव डिनाइल नहीं होगा, डिनाइल स्पेसिफिक होगा। नहीं मानता जी, क्यों नहीं मानता? इन वजूहात पर नहीं मानता। जो ये काम बातें कर रहा है वो इन ग्राउंड्स के ऊपर, इन वजूहात पर, इन लवाजमात पर गलत है। इसने मेरे साथ ये मुआहदा इस तरह से नहीं किया था। मुझे इसने अपनी छोटी गाड़ी देने का भी वादा किया था, जिससे अब ये मुकर रहा है। मुझे इसने ऑन द स्पॉट पेमेंट करनी थी, जिससे अब ये इनकार कर रहा है। मुझे इसने 1 महीने में पैसे देने थे, बकाया 10 लाख रुपए, जो कि इसने नहीं दिए। अब ये 3 माह के बाद मेरे पास आ रहा है कि जी मैं 10 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ, अब मुझे अपनी गाड़ी उतने में ही दे दो। लेकिन अब मेरी गाड़ी का रेट बढ़ चुका है। हमारा एग्रीमेंट जो 1 महीने के टाइम का हुआ था, ये मुझे 3 माह बाद पैसे दे रहा है। तो इस तरह से क्लियर कट चीज़ों को वहां पर इनकार के साथ पेश करना है। रूल 5, स्पेसिफिक डिनाइल। एवरी एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन प्लेंट इफ नॉट डिनाइड स्पेसिफिकली। अगर कोई एलिगेशन प्लेंट के अंदर वजाहत के साथ, मखसूस अंदाज के अंदर, तरतीब में इनकार नहीं किया गया, और बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन, या कोई ज़रूरी लवाजमात जो बताने थे नहीं बताए गए उस पर, और स्टेटेड टू बी नॉट एडमिटेड, और साफ लफ्जों में एडमिट भी नहीं किया, इन द प्लीडिंग ऑफ डिफेंडर, डिफेंडर ने अपने प्लीडिंग के अंदर वजाहत के साथ ना इनकार किया, ना उसका इजहार किया, एक्सेप्ट किया, शैल बी टेकन, समझा जाएगा, लिया जाएगा, टू बी एडमिटेड, ये एडमिटेड है, एक्सेप्ट एज अगेंस्ट अ पर्सन, मासवाए उन चीज़ों के जो अगेंस्ट अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, उसकी गैर जिम्मेदारी के खिलाफ जा रही है, यानी कि उसके जो चीज़ें वजाहत के साथ खिलाफ जा रही हैं, उनके अलावा जहाँ पर प्लेंटिफ खामोश रहता है, कोई जवाब नहीं देता, ना हाँ करता है वजाहत के साथ, ना करता है, तो वो यही एज्यूम करेगी कोर्ट के उसने इन चीज़ों को एडमिट कर लिया है। प्रोवाइडेड एट, बशर्ते के मजीद बना, द कोर्ट में इन इट्स डायरेक्शन, ये कोर्ट की सवाबदीदी इख्तियार है, रिक्वायर एनी फैक्ट सो एडमिट टू बी प्रूव अदरवाइज बाई एन एडमिशन, उसको प्रूव करवाए या उसको एडमिशन के तौर के ऊपर कंसिडर कर ले। रूल 6, पार्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट। सेट ऑफ कहते हैं किसी चीज़ का तकाबुली तनाजुर पेश करना, वजाहत के साथ किस चीज़ को पेश करना, पैरा वाइज, कॉमेंट्स वाइज, नंबरिंग के साथ किस चीज़ को, रिटन स्टेटमेंट को पेश करना। वेयर इन द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी द डिफेंडेंट क्लेम ऑफ सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ डिमांड एनी असर्टेन sum of money legally recoverable by him from the plaintiff not exceeding the pecuniary limit of jurisdiction of the court, and both parties file the same character as they fill in the plaintiff's suit, the defendant may at the first hearing of the suit but not afterward unless permitted by the court present a written statement containing the particulars of the debt sought to be set out. Particulars of set off to be given in written statement, तमाम particulars अनासर जूज रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर दिए जाएंगे। वी आर इन अ सूट फॉर अ रिकवरी ऑफ मनी, जहां पर पैसे की रिकवरी का सूट है। द डिफेंडेंट क्लेम कर सकता है सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ के खिलाफ इस तरह के सेट ऑफ, इस तरह की तनाजुर पेश कर सकता है। डिमांड एनी असर्टेन, जिनको तहकीक किया जाए, सम ऑफ मनी लीगली रिकवरेबल, कुछ ऐसी रकम लीगली कानूनी तौर पर रिकवरेबल बाई हिम, उससे रिकवर हो चुकी है फ्रॉम प्लेंटिफ की तरफ से। यानी कि प्लेंटिफ अपनी रिटर्न स्टेटमेंट, यानी कि डिफेंडेंट अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में ये लिख सकता है कि जी 10 लाख अगर इसने मुझे दिया था तो 5 लाख तो इसने मुझसे ले लिया है, 5 लाख इसका बकाया है, वो 5 लाख मैंने इन सूरतों में दिया, चेक की सूरत में दिया, किसी शख्स के सामने दिया, जिसको मैं कोर्ट जब चाहेगी उसको पेश कर सकता हूँ बतौर गवाह अपनी फेवर में कोर्ट के सामने। तो इससे होगा क्या, एक तो जुरिस्डिक्शन भी डिटरमाइन हो जाएगी कि अब जो क्वेश्चन है वो 5 लाख तक का रह गया है, कोर्ट फीस भी डिटरमाइन हो जाएगी, और एक नया फैक्ट भी वहां पर सामने आ जाएगा जिसके ऊपर क्लैरिटी के साथ गवाही लेकर फैसला किया जा सकता है। नॉट एक्सीड द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड बोथ पार्टीज फिल द सेम कैरेक्टर एज दे फिल इन द प्लेंटिफ सूट, द डिफेंडेंट मे एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट बट नॉट आफ्टरवर्ड अनलेस परमिटेड बाय द कोर्ट प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट। जो फर्स्ट हियरिंग पर या जहां पर भी कोर्ट परमिट करेगी अपनी रिटन स्टेटमेंट के अंदर ये चीजें वहां पर लिखकर मेंशन करेगा। इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, इसका असर क्या होगा सेट ऑफ का। द रिटन स्टेटमेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज द प्लेंट, जो रिटन स्टेटमेंट है वो भी वैसा ही असर रखती है जैसा प्लेंट। जितनी प्लेंट की वैल्यू होगी उतनी ही रिटन स्टेटमेंट की वैल्यू होगी। दोनों की वैल्यू को असर्टेन किया जाएगा एविडेंस के बाद, शहादतों के बाद इनके ऊपर फैसला दिया जाएगा। इनेबल टू प्रोनाउंस द फाइनल जजमेंट ऑफ द कोर्ट रिस्पेक्ट बोथ ऑफ द ओरिजिनल क्लेम एंड सेट ऑफ बट दिस शैल नॉट इफेक्ट लाइज अपॉन द अमाउंट डिक्री और एनी प्लीडेड रिस्पेक्ट ऑफ द क्रॉस पेएबल द हिम डिक्री। सेट ऑफ का मतलब है तवाजुन करना, मुकाबला करना, कोई ऐसी सूरत पेश करना कि जो उसने किया उसकी वजह से मैंने ये किया। तो इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, यहां पर प्लेंटिफ की भी
रिटर्न स्टेट यहाँ पर डिफेंडेड की रिटर्न स्टेटमेंट की भी उतनी ही अहमियत होगी जितनी कि प्लेंटिफ की प्लेन की अहमियत थी। रूल 7, डिफेंस और सेट ऑफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स। जो डिफेंस है, दिफा और सेट ऑफ कि मैंने ये किया, इन सूरतों में डिफेंस अपना दिफा लेना कि मैंने ये नहीं किया या ये किया है इस वजह से, इस तरह से या इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से ये बता रहा है, उनको आप सेपरेटली ग्राउंड्स के अंदर भी उनको आप सेपरेटली ग्राउंड्स में लिखोगे। सेट ऑफ जो ज़रूरियात पेश आई, जो तकाबली ज़रूरत पेश आई काम करने की कि उसने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया, उसने 1 माह के अंदर मुझे 10 लाख नहीं दिया इसलिए मैंने उसको गाड़ी देने से इनकार किया। डिफेंस यहां पर आप क्या ले सकते हो कि चूंकि हमारा मुआहदा 1 माह की लिमिटेशन का था, जब वो लिमिटेशन ही कंप्लीट हो गई तो मैं अब उसको फुलफिल करने का पाबंद नहीं हूं, तो आपने अपना डिफेंस और सेट ऑफ जो आपकी उज़र लवाजमात हैं उनको आपने अलग अलग ग्राउंड्स में लिखना है। न्यू ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस, आप अपने डिफेंस में नई ग्राउंड्स भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने रूल 2 के अंदर पढ़ा, तो फिर उसके ऊपर नया जवाब आएगा। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग, मजीद नई प्लीडिंग कोर्ट में नहीं पेश की जा सकती किसी सेट ऑफ पर या किसी डिफेंस पर जब तक कि कोर्ट उसके ऊपर परमिशन ना दे दे। रूल 10, प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड फ्रॉम बाय कोर्ट। अगर कोर्ट ने बुलाया मुद्दाले को, डिफेंडेंट को, टाइम भी दिया रिटन स्टेटमेंट के लिए, एक रीजनेबल टाइम दिया, लेकिन इसके बावजूद वो रिटन स्टेटमेंट नहीं दे पाया, तो कोर्ट उसके खिलाफ जजमेंट अनाउंस कर देगी। यही अज्यूम किया जाएगा कि ये शख्स गलत है और मुद्दई सही कह रहा है। 12, एड्रेस ऑफ सूट, अपना हर पार्टी अपने सूट के अंदर अपना एक्यूरेट एड्रेस लिखेगी, उसको चेंज भी कर सकती है, अमेंडमेंट भी उसकी की जा सकती है बाद में। अगर वो अपना एड्रेस या अपनी तमाम लवाजमत फुलफिल नहीं करते तो उसके राइट को स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा, उसको डिफेंस का राइट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट रूल 13, लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेम वही बात है जो हमने प्लीडिंग के अंदर, प्लेंट के अंदर पढ़ी कि जैसे प्लेंटिफ को अपने लीगल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव देना जरूरी है, ऐसे ही डिफेंडेंट को भी अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव का देना जरूरी है, जिसके जरिए दावे को आगे चलाया जा सकता है, प्रोसीड किया जा सकता है, और जिनके खिलाफ रिकवरी, अगर उनके खिलाफ फैसला आता है, डिफेंडेंट जो है वो जजमेंट डेप्टर बनता है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से उस केस की रिकवरी की जा सके। लेक्चर इज कंप्लीट। छोटा सा ये ऑर्डर था। अगले ऑर्डर के अंदर हम एक्स पार्टी और बाकी जितने भी बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं उन तमाम को कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।